हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड यूनिट का नाम है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर। तो हमें अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करना है। अलग अलग मीडियम जैसे कि कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर्स, ये तीन ही वर्गीकरण किए जाते हैं सब्सटेंस के। इनमें से भी ज्यादा हमें कौन सा पढ़ना है? डाइलेक्ट्रिक प्राविद्युत के बारे में इस यूनिट के अंदर मेजरली हम स्टडी कर रहे होंगे। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो मल्टीपल एक्सपेंशन एंड मोमेंट्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आवेश वितरण के आघूर्ण ज्ञात करने हैं। अभी तक हम एक मोमेंट के बारे में जानते हैं, वो कौन सा है? डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। किसके लिए होता है? कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, डाइपोल द्विध्रुव किसको बोलते हैं? दो इक्वल और अपोजिट, दो समान एवं विपरीत आवेशों का एक अरेंजमेंट होता है, एक निकाय होता है। इसे क्या बोला जाता है? डाइपोल। ऐसे ही बहुत से अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं ना। मोनोपोल भी हो सकता है, सिंगल चार्ज हो कहीं पर क्या हो सकता है? क्वाड्रपोल भी, कि चार चार्जेस का अरेंजमेंट हो, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू। इसी तरीके से अलग अलग अरेंजमेंट बन सकते हैं किसके अंदर? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इन सब का हमें अलग अलग आघूर्ण प्राप्त होता है, अलग अलग मोमेंट ऑब्टेन होता है, उसी मोमेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। इसके लिए हम डाइपोल मोमेंट जानते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। डायरेक्शन क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। पी वेक्टर की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड 12th क्लास से निकालते हुए आ रहे हो, लास्ट चैप्टर में भी हमारे काम में आया था। क्या होता है? Q इंटू डी। इसका परिमाण कितना होता है? किसी एक आवेश का परिमाण, क्योंकि दोनों टोटल चार्ज तो कितना आ जाएगा इसके ऊपर? नेट चार्ज की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? जीरो ही आएगी ना किसी भी डाइपोल के लिए। ये माइनस क्यू ए प्लस क्यू, टोटल चार्ज कितना हो गया? जीरो। लेकिन डाइपोल मोमेंट निकालते टाइम हम क्या कहते हैं? मल्टीपल ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज, किसी एक आवेश का परिमाण गुणा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। अगर ये डिस्टेंस कितनी है? डी, तो डाइपोल मोमेंट किस फॉर्म में आ जाता है हमारे पास? Q इंटू डी। ये द्विध्रुव आघूर्ण आता है। तो जो भी हमें रिजल्ट मिल रहा होगा उसके अंदर हम रिजल्ट्स को किससे कंपेयर कर पाएंगे? डाइपोल मोमेंट हम जानते हैं, इससे पहले जो भी वैल्यू आ रही होगी वो किसकी होगी? मोनोपोल मोमेंट की होगी, एकल ध्रुव आघूर्ण की होगी। इसके बाद आगे से आगे क्वाड्रपोल, ऑक्टापोल, हेक्सापोल नहीं बनता है वैसे। इन सब मोमेंट्स की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो वही सारी कैलकुलेशंस करने के लिए हम कुछ अजम्पशंस मान रहे हैं, ये मिटा देते हैं। एक वॉल्यूम मानते हैं हम। सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम कर लिया हमने। इसको मैं बोल देता हूं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं? ये जेड एक्सिस है। किसी को कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे रिजल्ट के ऊपर। यहाँ पर एक कोई भी रेंडम वॉल्यूम अज्यूम कर लिया हमने। क्या है? एक रेंडमली अरेंज वॉल्यूम है। थोड़ा सा ठीक बना लेते हैं। इस तरीके से कोई वॉल्यूम है, कोई फिक्स शेप है क्या? नहीं है। ये एक बंद पृष्ठ है, क्लोज सरफेस है, जिसकी वॉल्यूम कितने मान लेते हैं हम? इसकी वॉल्यूम v है। इसके कारण यहाँ एक पॉइंट प्लॉट करेंगे हम। इस पॉइंट को क्या बोल दिया गया? इस पॉइंट को हमने बोल दिया p। हम क्या करना चाहते हैं? इस वॉल्यूम के कारण, इस आयतन के कारण, इस p बिंदु के ऊपर विभव का मान ज्ञात करना चाहते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो बेटर क्या है? किसी भी सिस्टम को, किसी निकाय को कंप्लीट स्टडी करना बेटर है, या उसके किसी एक स्मॉल पार्ट के छोटे से अंश को अध्ययन कर लिया जाए, फिर उसको क्या कर देंगे? टोटल इसकी लिमिट्स के लिए, इसकी संपूर्ण सीमाओं के लिए उसका क्या कर दिया जाएगा? समाकलन। तो हम मेजरली क्या काम में लेते हैं? इंटीग्रेशन मेथड काम में लेते हैं। तो यहां सबसे पहले हमने क्या जूम किया? एक वॉल्यूम एलिमेंट, एक आयतन अल्पांश की परिकल्पना की है, यहाँ पर एक अजम्पशन की है, जिसकी वॉल्यूम कितनी मान ली हमने? कि टोटल वॉल्यूम कितनी थी? v। यहाँ पर एक वॉल्यूम एलिमेंट है, कितना है? dv। इस dv वॉल्यूम एलिमेंट के कारण यहाँ पर हम कितना पोटेंशियल निकालेंगे? विभव का मान ज्ञात करेंगे, फिर उसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। इस तरीके से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? नेट पोटेंशियल या कुल विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है। यहाँ से इसकी स्थिति सदिश को, पोजिशन वेक्टर को मैंने क्या बोल दिया? स्मॉल आर वेक्टर, जनरली यही बोलते हैं। ये जो P पॉइंट है जिसके ऊपर हमें पोटेंशियल निकालना है, इसके लिए पोजीशन वेक्टर को हम क्या बोल देते हैं? कैपिटल आर वेक्टर। कोई कंफ्यूजन नहीं है इनमें। पोजीशन वेक्टर इसी तरीके से होते हैं, हमेशा किसकी तरफ डायरेक्टेड होते हैं? किसी की तरफ निर्देशित होते हैं, जिस बिंदु की हम बात कर रहे होते हैं। यहां से इन दोनों पॉइंट्स के बीच की भी डिस्टेंस ये कितना है? तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने कितना बोल दिया? ए वेक्टर। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है कि इस डायग्राम में? केवल जो हमने अजम्पशंस किए उन्हीं को इस डायग्राम के नीचे किसके अंदर लिख लोगे? थ्योरी के अंदर। देखो, थ्योरी लिखने का मैं कई बार बता चुका हूं आपको, एग्जाम में लिखनी जरूर है। अब गलत सही कुछ नहीं होता है थ्योरी के अंदर। जो आपने डायग्राम के अंदर प्लॉट किया है, जो चीजें आपने बनाई है, उन्हीं को आपको लिखना है। सिंपल है ये सारी चीजें। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखोगे, मैं बोल देता हूं। अगर किसी को फिर भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना इसको।
क्या लिखना है इसके अंदर? वी हैव अज्यूम्ड ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच 3 एक्सिस एक्स वाई एंड जेड आर प्रेजेंट। माना कि एक निर्देश तंत्र है जिसमें एक्स वाई व जेड निर्देशांक उपस्थित हैं। वी हैव अज्यूम्ड ए वॉल्यूम वी, ए रैंडम वॉल्यूम, कोई भी रैंडम वॉल्यूम है ना हमारे पास। वी हैव अज्यूम्ड ए रैंडम वॉल्यूम वी इन दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कार्तीय निर्देश तंत्र में एक आयतन v की परिकल्पना की गई है। We want to calculate the potential due to this volume at point P। हम इस आयतन V के कारण P बिंदु के ऊपर विभव का मान ज्ञात करना चाहते हैं। अब देखो हमें हेडिंग से नहीं भटकना है ना, क्या निकालने थे? मोमेंट्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये परिकल्पना क्यों की, इमेजिनेशन क्यों की, ये तो दिमाग में रहना चाहिए ना। ये इमेजिनेशन ये परिकल्पना इसलिए की गई है कि इसके अंदर कहीं मोनोपोल बन रहा होगा, कहीं डाइपोल बन रहा होगा, कहीं क्वाड्रपोल बन रहा होगा। तो यहाँ इस कंप्लीट वॉल्यूम के कारण पी पॉइंट के ऊपर हमें सारे जो मोमेंट्स हैं, जो सारे आघूर्ण हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं। तो वही चीज आगे लिखनी है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डन इन दिस वॉल्यूम। इस आयतन के अंदर आवेश का वितरण किया गया है। लिख लिया। ए स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट dv इज अज्यूम्ड एट ए पोजीशन वेक्टर r, एट ए पोजीशन वेक्टर r वेक्टर लिख लेना। एक आयतन अल्पांश dv को स्थिति सदिश r वेक्टर पर माना गया है। वह P बिंदु जिसका स्थिति सदिश कैपिटल R वेक्टर है, जिसका स्थिति सदिश कैपिटल R वेक्टर है, उस बिंदु पर हम इस आवेश वितरण के कारण विभव का मान ज्ञात करना चाहते हैं। उस बिंदु पर हम इस आवेश वितरण के कारण विभव का मान ज्ञात करना चाहते हैं। A point P is present at position vector capital R vector at which we want to calculate द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए? इस आवेश वितरण के कारण हमें P बिंदु के ऊपर किसका मान निकालना है? विभव का मान निकालना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसकी अब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की बात करते हैं। सबसे पहली चीज, हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जानते हैं क्या? किसकी बात कर रहा हूं मैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आयतन आवेश घनत्व। हिंदी मीडियम वाले क्या लिख लोगे? आयतन आवेश घनत्व। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। किसके इक्वल आती है? dq बाई dv के इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। या फिर दूसरी बात हम एक और जानते हैं चार्ज डेंसिटी के बारे में, आवेश घनत्व के बारे में, कि चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को ही क्या कहा जाता है? आवेश घनत्व कहा जाता है। टोटल वॉल्यूम में चार्ज q है तो यूनिट वॉल्यूम में कितना आ जाएगा? q बाई v। इसी को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यूनिट वॉल्यूम एकांक आयतन में मुझे किसकी वैल्यू पता है? चार्ज की वैल्यू पता है। कुल आवेश निकालना तो क्या कर दो? कुल आयतन से गुणा कर दें। तो इस वॉल्यूम एलिमेंट dv के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, वो उसकी वैल्यू कितनी है? dq। dq किसके इक्वल आ जाएगा? रो dv। इसको हमने क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे हमने समीकरण नंबर 1 बोल दिया। किसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास? dq की। dq क्या है? चार्ज प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम एलिमेंट। इस आयतन अल्पांश में उपस्थित आवेश कितना है? dq है। वैल्यू कितनी आ जाएगी उसकी? रो dv। अब नेक्स्ट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू dv। ड्यू टू dv एलिमेंट ऐसा भी लिख सकते हो। बिंदु P पर dv अल्पांश के कारण, बिंदु P पर dv अल्पांश के कारण विद्युत विभव किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? इसको d फाई से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। इस कंप्लीट वैल्यू को किससे व्यक्त किया है? d फाई से। ये किसके इक्वल आ जाएगा? फाई से पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं ना जनरली। फॉर्मूला क्या होता है? kq बाई r। तो k की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर एयर या वैक्यूम हुई तो यहाँ कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। क्या फॉर्मूला आता है हमारे पास? के क्यू बाई आर। क्यू की जगह कितना है यहाँ पर? डी क्यू। आर की जगह कौन है? इस वॉल्यूम एलिमेंट से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी गिवन है हमें? ए गिवन है। इसको क्या बोल दिया हमने? इक्वेशन नंबर सेकंड। ये क्या आ चुका हमारे पास? समीकरण नंबर 2। अब टोटल पोटेंशियल निकालना है, कुल विभव का मान ज्ञात करना है। तो क्या कर दिया जाए? इसे इंटीग्रेट कर देना हम। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा?
टोटल पोटेंशियल आ जाएगा फाई किसके इक्वल आ गया इंटीग्रल ऑफ डी फाई। इसकी वैल्यू कितनी हुई 1/4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू को मैं और क्या लिख सकता हूं रो डीवी, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका इंटीग्रेशन है अपॉन में कौन है ये, इसे मैं क्या बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3। इसे क्या बोला हमने समीकरण नंबर 3। फाई किसके इक्वल आ गया डी फाई का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करना समाकलन करना मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन ऐसा कैसा रहेगा रो डीवी का हमें इंटीग्रेशन करना और किससे डिवाइड कर देना है ए से। अब हम क्या करना चाहते हैं ए को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो ए को किस फॉर्म में सिंप्लीफाई कर सकते हैं उस चीज को देखना। हमारे पास ट्राइंगल कौन सा है ये एक त्रिभुज बन रहा है क्या, या फिर कुछ ऐसा जानते हो क्या तुम, अगर ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है तो इनको जो मिलाने वाला रिजल्टेंट वेक्टर होगा परिणामी सदिश होता था वो कितना होता था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसा ही कुछ आया करता था क्या, पढ़ते थे ना 11th क्लास में। दो वेक्टर्स हैं हेड टू टेल कनेक्टेड है, उनको एक मिलाने वाला वेक्टर एक मिलाने वाला सदिश किसके बराबर होगा उन दोनों के सदिश योग के बराबर होगा, वेक्टर सम के इक्वल होता है। ऐसा ही कुछ यहाँ नहीं आ रहा क्या, यहाँ भी क्या वैल्यू है ये हेड टू टेल कनेक्टेड है और आर स्मॉल आर वेक्टर इनको किस फॉर्म में मिला रहा है रिजल्टेंट फॉर्म में मिला रहा है ना, तो यहाँ से क्या मैं इस फॉर्म में रिजल्ट लिख सकता हूँ कि आर वेक्टर किसके इक्वल कैपिटल आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर। सर हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं 1/a की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन के अंदर क्या कर देंगे उसको रिजल्ट को पुट कर देंगे। तो यहाँ से ए वेक्टर किसके इक्वल आ गया स्मॉल आर वेक्टर माइनस कैपिटल आर वेक्टर, यही रिजल्ट आ गए क्या। अब यहां से इसका क्या किया जाए दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, ये कितना बन जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो यहां से सिंपली कितना आ गया ए स्क्वायर। सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना खुद के साथ कोई फर्क पड़ता है उसके ऊपर नहीं पड़ता है। यहां से रिजल्ट कितना है ए स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 आर कोस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है बी कोस थीटा, तो यहां हमें एक एंगल और अज्यूम करना पड़ेगा ना किसमें स्मॉल आर वेक्टर और कैपिटल आर वेक्टर में। इस एंगल को हमने कितना अज्यूम कर लिया, इस कोण को हमने कितना मान लिया थीटा अज्यूम कर लिया। तो यहां से हमारे पास कुछ इस फॉर्म में रिजल्ट आ गया क्या, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी 1/a की, तो यहां से 1/a की वैल्यू कैलकुलेट करो भी क्या रिजल्ट आएगा देखना। सिंप्लीफिकेशन करते हैं 1/a स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 1/r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर कोस थीटा, यही वैल्यूज आ गई क्या। क्या करना है 1/a निकालने का मतलब इसे क्या कर दिया जाए अंडर रूट, तो यहां से कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर कोस थीटा, कंप्लीट की पावर अपॉन में था तो रूट हुआ ऊपर चला गया पावर कितनी हो जाएगी -1/2। ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, सिंपल है कैलकुलेशन से। यहां से क्या किया मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्यों लिया अभी पता चल जाएगा, हम बाइनोमियल थ्योरम लगाना चाहते हैं। आर स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बाहर कितना आ जाएगा 1/r आ जाएगा, अंदर क्या क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यहाँ तो 1 बचा इसके अंदर से कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आ गया आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा -2r कोस थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा एक आर बच जाएगा। इस कंप्लीट की पावर अब भी कितनी है -1/2 ही है। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, किसकी वैल्यू जानते हैं हम बाइनोमियल एक्सपेंशन, द्विपद या बाइनोमियल थ्योरम लिख लेते हैं। बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय की सहायता से। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि जब भी 1 प्लस अक्स की पावर n का एक्सपेंशन करना हो, किसका एक्सपेंशन 1 प्लस अक्स की पावर n का, तो वो किस फॉर्म में होगा इसकी वैल्यू कौन बता देता हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये कितना आता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू अक्स स्क्वायर। यही आगे से आगे चलता जाता है ये कंप्लीट एक्सपेंशन, और आगे चलता है नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी प्लस n n माइनस 1
n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू कितना आ जाएगा x क्यूब। क्या इतनी ही वैल्यू आएगी क्या? नहीं, और आगे तक ये वैल्यू चलती जाती है, लेकिन हम इसको कंप्लीट स्टडी नहीं कर रहे हैं। ये वैल्यू आगे तक चलती जाएगी। कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट सीरीज है तो कहीं तक भी चली जा सकती है। यहां से इस अब हमें रिजल्ट कौन सा सिंप्लीफाई करना था? हमें तो अपने पास रिजल्ट है ना। देखो यहां से इसको क्या करना है? कंपेयर करना है। यहां से इसकी क्या करनी है? तुलना। तो तुलना करने पर हमें क्या पता चला? 1/a ऐसा कैसा रहेगा इज इक्वल टू 1/r। ये भी ऐसा कैसा रहेगा ना। ये किसकी तरह ट्रीट करेगा? ये कंप्लीट वैल्यू अक्स की तरह ट्रीट करेगी क्या? ये क्या है? 1 प्लस अक्स की पावर n का एक्सपेंशन। तो 1 सबसे पहले तो कितना आ गया? 1 ऐसा कैसा आएगा? nx, n की जगह कितना है? -1/2। अक्स की जगह कौन है? ये कंप्लीट वैल्यू r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा अपॉन में कितना है? कैपिटल R। यही आ गया ना। nx की वैल्यू को सोल्व किया, प्लस कितना है? n मतलब -1/2, n -1/2 माइनस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब तो 2 ही आएगा ना। साथ में क्या करना है? x स्क्वायर। x की जगह कौन है? यही वैल्यू है r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा अपॉन कैपिटल R। इस कंप्लीट का हमें क्या करना है? होल स्क्वायर। ये तो हमारा काम बन गया। अभी अब इधर चलते हैं आगे। ये सीरीज कहां तक जा रही होगी? प्लस सोन। ये इनफाइनाइट सीरीज है, आगे तक ये सीरीज चलती जा रही है। अब यहां से देखना, यहां से रिजल्ट किस फॉर्म में आया हमारे पास? 1/a इज इक्वल टू r से अब अंदर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। सबसे पहली टर्म कितनी बनेगी? 1/r। इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा? माइनस r स्क्वायर बाई 2r क्यूब। यही आ गया। ये माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। यहां से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस भी प्लस बन चुका था। ये कितना आया? r कोस थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा? r स्क्वायर। यही वैल्यू आ जाएगी क्या? सिंपल है ना। देख लेना एक बार कैलकुलेशन के अंदर कहीं गड़बड़ ना हो जाए। यहां कितना आ गया? ये प्लस -1/2 -1/2 -1। ये कितना बन गया? -3/2। ये कितना है? -1/2। कितना बन जाएगा टोटल? +3/4 और 2 और डिवाइड में, तो ये कितना बना कंप्लीट? 3/8। अंदर इसका होल स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा? r की पावर 4 अपॉन कैपिटल R की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये कितना बन गया? 4r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। देखो अब तो r से अंदर मल्टीप्लाई करने लग गए ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8r आ जाएगा या r8 आ जाएगा, ये की बात है ना। चलो हम 8r लिख देते हैं। यहाँ कितना बन गया? 4r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बन गया? कैपिटल R का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4r क्यूब कोस थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा? r क्यूब प्लस 100। ये सीक्वेंस आगे तक चलता रहेगा। अब इनको किस ऑर्डर में अरेंज कर लो? इंक्रीजिंग पावर्स के ऑर्डर में, बढ़ती हुई पावर्स में इनको अरेंज करो। 1/a इज इक्वल टू, सबसे पहली टर्म तो यही आएगी ना, अरेंज इन इंक्रीजिंग पावर्स। पावर का मतलब तो समझते हो ना, बढ़ती हुई घात के रूप में इनको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा तो भी लिख लेना रे, मैं बोल देता हूँ वापस। ये क्या है? अरेंज इन इंक्रीजिंग पावर्स। बढ़ती हुई घात के रूप में इन सबको क्या करना है? अरेंज करना है। तो सबसे पहले कितना आ गया? r की इंक्रीजिंग पावर्स में अरेंज करना है 1/r। फिर अपॉन में r स्क्वायर, और किसी के आएगा क्या? नहीं आएगा। देखो यहां भी इस r से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन रहा होगा? r क्यूब बन रहा होगा। तो प्लस कितना आ गया? r
कोस थीटा अपॉन में कितना आ गया आर स्क्वायर। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा, इसीलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। नोट कर लेना इसको, नहीं किया तो वीडियो पीछे निकाल के। मिटा इसलिए रहा हूँ क्योंकि हमने पहले जगह नहीं छोड़ी है इसके बीच में। प्लस अब कितना आएगा अपॉन में आर की पावर 3। तो आर की पावर 3 कहाँ कहाँ आ रहा है उन टर्म्स को देखो। ये टर्म आ चुकी है रिजल्ट में, ये टर्म भी आ चुकी है, कौन सी नहीं आई है उनको देख लो। ये कितनी है अपॉन में आर की पावर 3, और भी कहीं बन रहा है क्या आर की पावर 3। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी अपॉन में आर की पावर 3 बनेगी ना। इसको इससे करने पर तो आर की पावर 4 बन जाएगी। कितना बचेगा देख लेते हैं क्या रिजल्ट आ रहा होगा। माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना बन गया प्लस 3/2 r क्यूब, क्योंकि 8 से अंदर मल्टीप्लाई किया ना हमने। ऊपर कितना बचा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस सो ऑन। ये टर्म्स ऐसे ही बढ़ती जाएंगी क्या। तो हमारे पास क्या रिजल्ट है 1/a इज इक्वल टू 1/r प्लस आर कोस थीटा अपॉन कितना आ गया आर स्क्वायर प्लस कितना आ गया 3r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 2r क्यूब एंड सो ऑन। इसको हम कुछ इक्वेशन नंबर बोलेंगे। अभी तक हमने कहाँ तक इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया है, 3 नंबर इक्वेशन वो थी। इस इक्वेशन को क्या बोल देना, अभी तक जो भी काम हमने किए हैं ये केवल किसको सिंप्लीफाई करने के लिए किए हैं 3 नंबर इक्वेशन को। इस इक्वेशन को मैं क्या बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। ये समीकरण कितना आ चुका है हमारे पास, समीकरण नंबर 4। यहां तक का कंप्लीट नोट आप कर सकते हो। सबसे पहले क्या नोट करना आपको, फर्स्ट ये नोट करना है। सबसे पहले इसके नोट कर लो ना, उसके बाद ये वैल्यू नोट करनी है, उसके बाद यहां आना है। चलो ऐसे डंडियां खींच देते हैं ना। यहाँ एक बनी हुई है तो इसको सबसे पहले, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर ये 4 नंबर, इस फॉर्मेट के अंदर नोट करना है। तो सबसे पहले ये डायग्राम छापो, उसके बाद ये वैल्यू लिख लो, उसके बाद नोट कर लो। एकदम सिंपल सिंपल बातें हैं रे, कुछ नहीं किया हमने, एक डायग्राम बना लिया। डायग्राम आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर हमने क्या निकाली, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आयतन आवेश घनत्व। जानते हो आप सब लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में। उसके बाद हमने क्या किया, डायग्राम की हेल्प लेते हुए 1/a की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। जैसे ही 1/a की वैल्यू आ गई उसको वापस किसके अंदर पुट कर दिया जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 में, समीकरण 3 में वापस उसका मान रख देंगे। तो इसको नोट करो।
यहाँ तक कर लिया नोट। इसके बाद नीचे वाली वैल्यूज को नोट कर लेना इनको। ये रिजल्ट लिख लिया होगा आपने, यहाँ नोट करना है इसको। यहाँ से इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? अगर सब टर्म्स को अलग अलग लिखना चाहिए, इसको इक्वेशन नंबर 4 नहीं बोलना चाहो, तो नीचे हम इक्वेशन नंबर 4 को और आगे तक भी फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, चलो दूसरे मार्कर से लिख लेते हैं। यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, 1/a इज इक्वल टू 1/r प्लस r/r स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा, कोस थीटा, प्लस यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, r स्क्वायर अपॉन r क्यूब। इसको अगर मैं बाहर लिख दूं तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ कितना बच जाएगा, 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही वैल्यू बच जाएगी ना। आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ऊपर कितना बचा, 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस कंप्लीट के डिवाइड में मैं और क्या लिख सकता हूँ, ये स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 एंड सो ऑन। इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये क्या आ चुका है हमारे पास, समीकरण नंबर 4। अब क्या करना है, हमें वैल्यूज पुट करनी है ओनली। किसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, बाई इक्वेशन 4th टू इक्वेशन नंबर 3rd। समीकरण 4 से किसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 क्या कहता था हमें, कि फाई किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ऊपर कितना आता था, रो डीवी, अपॉन में कितना आता था, ए। तो अब क्या होगा, 1/a की वैल्यूज आ चुकी है ना हमारे पास सारे, तो 1/a की जगह इस सबको किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, इस कंप्लीट वैल्यू से। 1/r प्लस r/r² कोस थीटा प्लस r³ अपॉन कैपिटल R³ 3 कोस स्क्वायर थीटा -1/2 प्लस सो ऑन। इसी फॉर्मेट के अंदर आगे से आगे वैल्यू चलती जाएंगी, या कुछ नहीं किया हमने, बस ओनली क्या किया है, वैल्यूज को पुट किया है। नेक्स्ट आगे का रिजल्ट लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, सबसे पहले कितना आया, रो डीवी, ये इंटीग्रेशन वाला सिंबल है, अपॉन में कितना आ जाएगा, आर, प्लस यहां कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन रो इंटू आर कोस थीटा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन तो है ही है बाहर, अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में वैल्यू आ जाएगी r², प्लस यहां कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहां कितना आया, रो r³ 3 कोस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2r³ एंड सो ऑन। इन्हीं सब को क्या बोलते हैं, मोमेंट्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये इक्वेशन यहां से इस इक्वेशन के ऊपर कैसे पहुंचे, ये सबको क्लियर होना चाहिए, बस यहां तक लिखो। ये सबसे मेन इक्वेशन है हमारे पास, नोट कर लो इनको जल्दी।
कर लिया नोट। आगे इसी इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख देते हैं, जो मेन इक्वेशन हमारे पास बनती है वो किस फॉर्म में आती है, फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ कितना आ जाएगा, इसको हम क्या लिख देते हैं, पी नोट बाई आर प्लस P1 बाई आर स्क्वायर प्लस P2 बाई आर क्यूब। इन सब के कोफिशिएंट्स को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश वितरण के आघूर्ण होते हैं। एक वैल्यू याद करना आप, हमने डाइपोल के लिए पोटेंशियल निकाल लिया था क्या, द्विध्रुव के लिए विभव का मान ज्ञात कर लिया था क्या। एक डाइपोल के लिए किसी पॉइंट r कोमा थीटा के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आती थी, फाई किसके इक्वल आता था, केपी कोस थीटा बाई आर क्यूब भी आता था क्या, ऐसा ही कुछ आता था। तो यहां देखो कौन सा उस फॉर्मेट के अंदर बन रहा है, कौन सा रिजल्ट उस फॉर्म में आ रहा है, केपी कोस थीटा बाई, अरे आर क्यूब नहीं आता था ना, केपी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आता था। आर स्क्वायर की फॉर्म में कौन बन रहा है, यही बन रहा है क्या। इस आर स्क्वायर के ऊपर देखो के तो बाहर रह गया, पी कोस थीटा, पी किसके इक्वल होता था, क्यू इंटू ए, क्या कोस थीटा आ रहा है क्या इसके साथ में, देखो यहां से P1 की वैल्यू अगर देखी जाए कितनी आ रही है, इंटीग्रेशन रो इंटू आर कोस थीटा। रो क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, किससे डिवाइड करना है, Q बाई V, कुछ इसी फॉर्म में इसका रिजल्ट आ रहा होगा क्या। ये क्या है साथ में R, वहां क्या आता था Q बाई D बोल दें चलो इसको, Q इंटू डी, मतलब चार्ज को किससे मल्टीप्लाई करना था, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना था, साथ में कौन आ जाता था, कोस थीटा। तो कोस थीटा ओनली साथ में क्या है, कोस थीटा। वैसी टर्म हमारे पास यही टर्म बन रही है कि ये एक ही घटक ऐसा बन रहा है क्या, जिसके अपोन में कौन आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है, और साथ में क्या बन रहा है, कोस थीटा। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास रिजल्ट किस फॉर्म में आ जाएंगे, इस डाइपोल मोमेंट के रूप में हमारे पास क्या मिल जाते हैं, रिजल्ट्स मिल जाते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में हमें क्या प्राप्त होते हैं, रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। तो ये जो पी नोट, P1, P2, P3 है, ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंट्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, आवेश वितरण के आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं। तो यहां तक ये मेन इक्वेशन है जिसका आपको प्रूफ पढ़ना होता है। कहां तक बोल दिया हमने इक्वेशन को, इक्वेशन 4 हो चुकी थी हमारे पास। इसको बोल देना इक्वेशन नंबर 5। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, यहां नीचे रिजल्ट भी लिख देना, वेयर यहां पी नोट किसके इक्वल है, रो डीवी के इक्वल, P1 किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन रो आर इंटू कोस थीटा। P2 किसके इक्वल है, रो आर क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रिजल्ट प्राप्त होते हैं। इनको नोट कर लो। एक चीज छोड़ दी शायद हमने, अच्छा हाँ हाँ, यहाँ सबसे रो डीवी से मल्टीप्लाई करना था ना हमें, यहाँ देखो रो डीवी से सबको मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ तो हमने रो डीवी लिख दिया। इन सब के साथ भी क्या आ रहा होगा, डीवी का इंटीग्रेशन आएगा। इन सब के साथ भी क्या आ रहा होगा, इंटीग्रल में ये -1 है, साथ में कितना आएगा, डीवी आएगा सबके साथ में। तो यहाँ भी डीवी लिख लेना, यहाँ पर भी क्या लिख लोगे, डीवी लिख लेना। अब इस रिजल्ट को अगर देखोगे ना तो ये सेम डाइपोल मोमेंट जैसे ही आ रहा होगा। रो क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। रो को क्या लिख सकता हूं मैं, dq बाई
डीवी इंटू क्या आ जाएगा, आर कोस थीटा इंटू क्या है डीवी, डीवी से डीवी कैंसिल आउट। ये कुछ डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में नहीं बन रहा, क्या द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में बन रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते थे, डाइपोल मोमेंट। तो इनके जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं वह क्या आते हैं, मोमेंट्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप थोड़ा अच्छे से इनको विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, वैसे क्वांटिटी भी कौन सी होती थी, वेक्टर क्वांटिटी होती थी ना। नोट कर लिया क्या ये सारी चीजें, ये नोट कर लिया तो इससे आगे मूव करते हैं। यहां तक की सारी चीजें आपने लिख ली होंगी। अब फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट केस, पहली स्थिति कि पी नोट अगर जीरो के बराबर नहीं हुआ, पी नोट जीरो के बराबर नहीं हुआ, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पी नोट किसके इक्वल है, इंटीग्रल रो डीवी। इसी को क्या बोल दिया जाएगा, मोनोपोल मोमेंट। इसे क्या बोलेंगे हम, एकल ध्रुव ध्रुव में कैसी मात्रा आती है, एकल ध्रुव आघूर्ण। ये क्या आ चुका है हमारे पास, मोनोपोल मोमेंट आ चुका है। इसका मतलब अगर पी नोट जीरो के इक्वल नहीं हुआ तो कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास, इक्वेशन फिफ्थ में जो इफेक्टिव टर्म होगी वो कौन सी होगी, फर्स्ट टर्म ही होगी। तो ये लिखो, इसके जस्ट नीचे लिखना, सो इन दिस केस, इस स्थिति में, सो इन दिस केस द फर्स्ट टर्म विल बी इफेक्टिव इन इक्वेशन नंबर 5। अतः अतः समीकरण 5 में, अतः समीकरण 5 में प्रथम पद प्रभावी होगा, प्रथम पद प्रभावी होगा। प्रथम पद कौन सा है, बी नोट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो चार्ज को कहां पर सेंटर्ड माना जा सकता है, इस केस के अंदर हम मान सकते हैं कि जो चार्ज है वो एक ही पॉइंट के ऊपर सेंटर्ड होगा। इसका मतलब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आवेश वितरण है, उसको किस रूप में माना जा सकता है कि चार्ज इसी पॉइंट, किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट ओ के ऊपर ही सिचुएटेड है कंप्लीट चार्ज। ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, इस आवेश वितरण के कारण। ये कौन था अपने पास, पॉइंट पी था, जिसके ऊपर हमें क्या निकालना था, पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी थी, विभव का मान ज्ञात करना था। तो यहां पर हम क्या मान सकते हैं, टोटल चार्ज कहां पर सेंटर्ड है, इसके सेंटर के ऊपर सेंटर्ड है। इन दिस कंडीशन, इस स्थिति में नेट चार्ज जीरो नहीं होगा। इन दिस कंडीशन या इन दिस केस नेट चार्ज इज नॉट जीरो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। इस स्थिति में वितरण के लिए, इस स्थिति में वितरण के लिए नेट आवेश शून्य नहीं होगा, नेट चार्ज जीरो नहीं हो सकता ना कभी भी मोनोपोल मोमेंट के अंदर। नेक्स्ट ध्यान देना, नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, अगर पी नोट किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल, तो इफेक्टिव टर्म कौन सी आ जाएगी, सेकंड। पी नोट किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल, तो इफेक्टिव टर्म कौन सी आएगी, P1। P1 क्या है, P1 देखो भाई, P1 किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन रो आर कोस थीटा इंटू क्या आ जाएगा, डीवी। तो इस बार क्या माना जा सकता है कि जो सेंटर है उसके ऊपर किसकी फॉर्मेशन हो रही है, इसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, इसी आवेश वितरण के अंदर किसका निर्माण हुआ है इस बार,
सेंटर के ऊपर एक डाइपोल की फॉर्मेशन हुई है। यहां क्या मान सकते हैं, माइनस क्यू चार्ज, यहां पर क्या मान सकते हैं, प्लस क्यू चार्ज। ये एंगल कितना है, थीटा। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये किसकी डायरेक्शन होगी, P1 वेक्टर की। यहां कोई पॉइंट बना हुआ है, वही पॉइंट है P। तो इस बार इस कंप्लीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, इस संपूर्ण आवेश वितरण को किसके रूप में अज्यूम किया जा सकता है, एक डाइपोल के रूप में अज्यूम किया जा सकता है कि ये जो संपूर्ण आवेश वितरण है, तो कंप्लीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक डाइपोल, एक द्विध्रुव की तरह बिहेव कर रहा है। ये क्या है, क्या इसको मैं मोनोपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट बोल सकता हूं क्या, नहीं। डाइपोल मोमेंट तो किसके इक्वल आएगा, Q इंटू आर, उसी को बोलते ना। ये क्या है, दिस रिप्रेजेंट्स Z component of dipole moment। यह द्विध्रुव आघूर्ण के Z घटक को प्रदर्शित करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, Z कंपोनेंट को, किसके, डाइपोल मोमेंट के, द्विध्रुव आघूर्ण के कौन से कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, Z घटक को। नेक्स्ट कंडीशन के अंदर चलते हैं। ऐसे ही अलग अलग मोमेंट्स को हम अब क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या आ जाए कि P नोट भी कितना हो गया, 0, P1 भी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। तो अब जो इफेक्टिव टर्म बनेगी, अब जो प्रभावी पद होगा वो कौन सा होगा, P2 की वैल्यू कितनी आ रही थी, P2 किसके इक्वल आया, P2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 इंटू में क्या आ जाएगा, dv। यही आ गया क्या हमारे पास। तो इस बार हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि जो कंप्लीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो संपूर्ण आवेश वितरण है, वो किसके रूप में अज्यूम किया जा सकता है इस बार, एक कंप्लीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, संपूर्ण आवेश वितरण को एक क्वाड्रपोल के रूप में अज्यूम कर सकते हैं। यहां चार्ज कितना मान ले, माइनस क्यू, यहां कितना, प्लस क्यू, यहां वापस कितना, माइनस क्यू, यहां कितना आ जाएगा, प्लस क्यू आ जाएगा। ये कौन है अपने पास, वही पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, पॉइंट पी बिंदु है वो हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रपोल के फॉर्म में क्या माना जा सकता है, कंप्लीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को माना जा सकता है। यहां लिख लेना, इन दिस केस थर्ड टर्म विल बी इफेक्टिव। इस स्थिति में तृतीय पद प्रभावी होगा, अर्थात संपूर्ण आवेश वितरण को एक चतुर्ध्रुव के रूप में माना जा सकता है। In this case, third term will be effective. That means complete charge distribution can be assumed in form of a quadrupole। क्वाड्रपोल का मतलब समझ गए ना, इसकी कितने पोल्स होंगे, 4 पोल्स होंगे। सबसे पहले मोनोपोल बनता है, उसके बाद डाइपोल, उसके बाद कौन बनता है, क्वाड्रपोल। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती वो क्या आती, ऑक्टापोल आती। वो कैसा बनता, अष्टध्रुव का निर्माण होता। तो यहां तक की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। कोई डाउट है क्या इसके अंदर, नहीं है ना। ये एंगल कितना फॉर्म कर रहे हैं, यहां से ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम क्या मान लेते हैं कि ये एंगल कितना बन रहा होगा, यहां पर थीटा बन रहा होगा। तो हमारे पास जो मोमेंट के रिजल्ट्स आएंगे वो कुछ इस रूप के अंदर प्राप्त होते हैं। यहां इस P2 को क्या लिख सकते हैं, इट इज क्वाड्रपोल मोमेंट it is z component of quadrupole मोमेंट। यह चतुर्ध्रुव आघूर्ण का, यह चतुर्ध्रुव आघूर्ण का z घटक है। यह चतुर्ध्रुव आघूर्ण का z घटक
है, इट इज जेड कंपोनेंट ऑफ क्वाड्रपोल मोमेंट। इसी तरीके से क्या किए जा सकते हैं, अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अज्यूम किया जा सकता है, अलग अलग प्रकार के हम क्या अध्ययन करते हैं, आवेश वितरण का अध्ययन करते हैं। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी समझने के लिए। यहाँ एक कथन लिख लेना, लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख लेना। स्टेटमेंट किस फॉर्म में है, बाई दिस वी कैन कंक्लूड दैट, लिख लेना कहीं भी भाई वीडियो के, चाहे ये पूरा लिख लेना, पहले वीडियो पॉज करके फिर लास्ट में लिख लेना, लेकिन ये बात लिख लेना जिससे कंसेप्चुअल क्लियरिटी आएगी। इस डेरिवेशन के अंदर लगभग स्टूडेंट्स स्किप करते हैं कि ये डेरिवेशन तो यार हार्ड है, ये कैसे पढ़ी जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ रेलेवेंस समझ में नहीं आता कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे स्टेटमेंट लिखने के बाद। लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना, बाई दिस वी कैन कंक्लूड दैट, इससे यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि, पहले मैं पूरा इंग्लिश में बोल देता हूं चलो, बाई दिस वी कैन कंक्लूड दैट इन ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन it can be assumed in, it can be assumed in different forms such as monopole, dipole, quadrupole, etc. Monopole, dipole, quadrupole, etc. As we have seen above, as we have seen above. In case of dielectric medium, in case of dielectric medium, dipole moment is, dipole moment is considered important, considered important. अतः यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि, अतः यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि आवेश वितरण को, आवेश वितरण को अनेक प्रकार से, आवेश वितरण को अनेक प्रकार से माना जा सकता है, माना जा सकता है, जो विभिन्न, जो विभिन्न बहुध्रुवों द्वारा निर्मित हो सकता है, जो विभिन्न बहुध्रुवों द्वारा निर्मित हो सकता है, जैसे कि, जैसे कि एकल ध्रुव, द्विध्रुव, चतुर्ध्रुव इत्यादि। हालांकि, हालांकि प्राविद्युत माध्यम के लिए, हालांकि प्राविद्युत माध्यम के लिए द्विध्रुव आघूर्ण, हालांकि प्राविद्युत माध्यम के लिए द्विध्रुव आघूर्ण आवश्यक होता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में ही हम अभी तक सबसे ज्यादा पढ़ रहे थे ना, तो इसका मतलब वो सबसे ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए उसके बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ रहा था ना हमें। अब देखना, दोबारा देखना हमने किया क्या है। सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र, ये हमारा टॉपिक था। ये हमने क्या माना, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माना है, यहाँ पर एक आवेश वितरण माना है। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये हमने डायग्राम प्लॉट किया था कि किसी वॉल्यूम V में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, आवेश को वितरित किया गया, किस रूप में हो सकता है, एकल ध्रुव के रूप में हो सकता है, द्विध्रुव, चतुर्ध्रुव, अलग अलग पोल्स की फॉर्म में हो सकता है, मोनोपोल भी हो सकता है, डाइपोल, क्वाड्रपोल, कुछ भी वैल्यू इसकी हो सकती थी। फिर हमने क्या निकाली, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सिंपल है। हम निकालना क्या चाह रहे थे, पोटेंशियल की वैल्यू। हम किसका मान ज्ञात करना चाह रहे थे, विभव का मान ज्ञात करना चाह रहे थे। तो यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, पोटेंशियल की वैल्यू निकाल ली, किसकी फॉर्म में, अवकलन के रूप में, इंटीग्रेशन की फॉर्म में। फिर यहां से जो भी डेरिवेशन चल रही है, ये डेरिवेशन कंप्लीट किसको सिंप्लीफाई करने के लिए चल रही है, 1/a को। यहां हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ चुका था किसका, 1/a का। कुछ नहीं किया, ये कंप्लीट मैथमेटिक्स है, एक बाइनोमियल थ्योरम काम में ली है, 12th में आपने पढ़ी होगी। अगर सिलेबस से हट गई थी तो इसको नोट कर लेना यहां से। बाकी फैक्टोरियल का मतलब तो आप जानते हो, n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n, n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन, चलते जाओ। कहां तक चलना है, जब तक लास्ट में रिजल्ट में 1 ना आ जाए मल्टीप्लीकेशन के अंदर। यही होता है। इस 1/a की वैल्यू को मैंने वापस किसके अंदर पुट कर दिया, थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। ये हमारे पास क्या आ गए, रिजल्ट्स आ गए। इन्हीं को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, P0, P1, P2, इनके फॉर्म में इसको क्या करने लग गए, हम रिप्रेजेंट करने लग गए, प्रदर्शित करने लग गए। यहाँ पर P0 क्या मोनोपोल मोमेंट होता था, बिल्कुल होता था। P1 डाइपोल मोमेंट होता था, नहीं होता था। P1 क्या है, Z कंपोनेंट, ओनली Z घटक है किसका, द्विध्रुव आघूर्ण का। P2 क्या है, Z कंपोनेंट ऑफ क्वाड्रपोल मोमेंट, चतुर्ध्रुव आघूर्ण का Z घटक है। यहां से हमारे पास आगे किसके रिजल्ट्स आ गए, अगर P0 0 नहीं है,
पी नोट 0 नहीं है तो कैसा होगा, ये मोनोपोल मोमेंट होगा। एकल ध्रुव आघूर्ण होता था हमारे पास। मोनोपोल मोमेंट का मतलब कंप्लीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, संपूर्ण आवेश वितरण को किसके रूप में माना जा सकता है, एक आवेश एक चार्ज के रूप में, जो कहां पर रखा हुआ है, सेंटर के ऊपर रखा हुआ है। इस कंडीशन में क्या होता है, नेट चार्ज 0 नहीं होता। बाकी हर कंडीशन में नेट चार्ज कितना है, यहाँ पर चार्ज कितना Q, या तो प्लस क्यू होगा या माइनस क्यू होगा। यहाँ नेट चार्ज कितना, माइनस क्यू प्लस क्यू, टोटल चार्ज कितना आ गया 0। इससे नीचे वाले केस में भी टोटल चार्ज कितना है, 0 ही है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, अलग अलग मोमेंट्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, आवेश वितरण के अनेकों आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं हम यहाँ से। समझ गए क्या इस सारी चीजों को। फिर हमने एक स्टेटमेंट लिखा कि चार्ज को अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग आवेश वितरणों के रूप में माना जा सकता है या पढ़ा जा सकता है। समझ में आ गया क्या, मोमेंट्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, मल्टीपोल एक्सपेंशन क्या होता है, या मल्टीपोल्स किसे कहा जाता है। मल्टीपोल्स बहुध्रुव का मतलब क्या है, बहुत से पोल्स की फॉर्मेशन हो सकती है किसके अंदर, आवेश वितरण के अंदर। क्या इससे आगे नहीं बन रहे पोल्स, बन रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव सबसे ज्यादा प्रभावी कौन है, वो ज्यादा आवश्यक है। अगर पी नोट 0 नहीं है, इसका मतलब इफेक्टिव कौन होगा, फर्स्ट टर्म मोनोपोल ज्यादा इफेक्टिव होगा, एकल ध्रुव ज्यादा प्रभावी होगा। आगे की टर्म्स को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, नगण्य माना जा सकता है। उम्मीद है ये डेरिवेशन सबको समझ में आई होगी। थोड़ी सी हार्ड तो नहीं है वैसे, हमने सोल्व की है इसको, लेकिन थोड़ी सी इरेलेवेंट लगती है आपको, क्योंकि पहले ऐसा कभी पढ़ा हुआ नहीं होता ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एमएससी वगैरह में भी आपके टॉपिक दोबारा आते रहते हैं। ये टॉपिक घूमता फिरता रहता है। जब भी आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ रहे होंगे तो मल्टीपोल एक्सपेंशन कई बार आपके सामने आ सकता है, तो इसके अंदर कंफ्यूज मत होना। बस सिंपल एक सही फॉर्मेट से इन चीजों को पढ़ लेना। आपको रीजन पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और इन वैल्यूज को हम क्यों कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इस क्लास के अंदर इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अलग अलग टाइप्स के डाइलेक्ट्रिक प्राविद्युतों के बारे में पढ़ रहे होंगे। प्राविद्युत किसको बोलते हैं, क्या काम में आते हैं, क्यों बोलते हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।